खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, मरासले के हवाले से ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र पाए जाते हैं, एक इमरान खान साहब का है और एक हुकूमत का है। इस हवाले से बात करेंगे। फिर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि वो शर्त जो थी 30 दिनों में फैसले की, एक तो वो ख़त्म होगी और साथ फाजिल जज साहब ने यह भी कहा है कि सब केसेस सुने जाएँ और यही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का मुतालबा भी है। तो इस और साथ साथ जो बिजली के बाद डीजल का बहरान आ गया है तो इसकी क्या ये किसकी नालायकी है या क्या सिलसिला है। और पाकिस्तान को $2 अरब एडिशनल मिलेंगे IMF के साथ, मगर ये शायद लिंक्ड है। वो आके देखेंगे हमारे बजट के हम वो काम कर रहे हैं जो हमें हदायतनामा उन्होंने जारी करना है, फिर वो हमें पैसे भी दे देंगे। बड्डी साहब, ये खान साहब ने का भी ऐलान कर दिया है, डेट नहीं दी, उनके चंद हफ्तों में मैं इस्लामाबाद बुला रहा हूँ सबको। ये ताज़ा तरीन खबर तो ये है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब धरने में जितनी देर करेंगे अपना नुकसान करेंगे। उन्हें उनकी पार्टी की मेजोरिटी ने कहा है सर लोगों में मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप हुकूमत में बेपनाह इख्तलाफात का ऐसा जो मैं खबर दे रहा हूँ इस वक्त मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के लिए उनके इत्तेहादी दर्द सर बन चुके हैं। ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि वो पूरी कर ही नहीं सकते, जो उनके मिजाज के भी खिलाफ है और माजी के भी खिलाफ है। दूसरी बात का तो मर्जी की ब्यूरोक्रेसी मांग रहे हैं, मर्जी का ब्यूरोक्रेसी, मर्जी का ठेके, यानी कि इस वक्त मंडी लगी हुई है। हर इत्तेहादी की डिमांड है अब अख्तर मैंगल साहब की मिसिंग पर्सन दो। भाई वो क्या, वो तो कई बेचारे कहीं दहशत गर्दी में चले गए, कोई कहाँ चले गए। इसी तरह MQM की डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही। इतला है कि पीपल्स पार्टी अपने रेट बढ़ाई जा रही है और पीपल्स पार्टी ने इशारतन कह भी दिया है कि अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना चला गया तो फिर हम आपसे चले जाएंगे। अब ये बड़ी हैरत वाली बात है, लेकिन इसके नतायज चंद दिनों में आ जाएंगे। कैसा मरासला, पहले सुनवाऊँ आपको राना? मैं सिर्फ मरासला पे रहना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत क्यों गुमराह कर रही है कौम को? मरासला में अगर कोई गलत बात है ही नहीं, पाकिस्तान में साजिश या मदाखलत, अदम एतमाद का लफ्ज़ नहीं, उस मरासले को नहीं, उसकी मंदजात सामने कर दे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ भी है, इमरान खान की हुकूमत का हटाने का भी है, और ये भी धमकी है अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? अगर इनके मुताबिक उसमें कोई रूटीन मैटर है, धमकी नहीं है इमरान खान की हुकूमत गिराने की, उसके मंदजात ओपन कर दें। उस ख़त में सीक्रेट है ना, कहते जी उसकी इबारत में नीचे ये लिखा है अगर कोई खुफिया चीज़ है उसको खुफिया रख ले। अब ये इनके गले पड़ गया है, ये नहीं निकलेगा। मैं जरा वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब का इस हवाले से एक ताज़ा बयान मलिक साहब फिर आपकी तरफ आता हूँ, सुनाएं जी। जब वो केबल यहाँ पे आ जाती है तो दफ्तर खारजा में फिर उसकी पैराफ्रेजिंग होती है। अब ये जब उसकी केबल यहाँ पे आ गई तो फिर यहाँ पे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के तैनात करता थे, उन्होंने एक पैराफ्रेजिंग की और उसमें कहीं उन्होंने ये डाल दिया कि जी उनका ये बातें करना पाकिस्तान के मामलात में एक मुदाखलत है, उन्होंने बड़ी हार्श ज़बान इस्तेमाल की है। उसमें भी ये साजिश का लफ्ज नहीं दाखिल कर सकते। शाह महमूद कुरैशी उसे कह के कोई और लफ्ज भी डलवा सकता था लेकिन नहीं डलवा सका और आपने जनाब उसके ऊपर जनाब साजिश बना दी। और प्राइम एजेंसीज के जो सरबराह थे उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो हम उसको रोकें, अगर कोई साजिश होती तो हम उसको रोकते, कोई ऐसी बात नहीं है। जी मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि जो जब कौम को तकसीम नहीं होना चाहिए, इमरान हाँ अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बैठना चाहिए, मैं एक बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में किसी हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि इसको लंबा करें और पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ को एक नई इस्तिलाह के पीछे लगा दें कि साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है। हम पहले ही बहुत तकसीम हो गए, खुदारा मजीद ना करें। आप कमीशन बैठाएं, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें, इसमें लंबी चौड़ी बात क्या है? यही सबसे बड़ी साहब भी तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर लंबी चौड़ी बात नहीं है तो उसको इतनी छुपाने की जरूरत। कादी साहब, राना साहब बादशाह आदमी हैं, वज़ीर दाखिला हैं। मैंने मान लिया ना साजिश है ना मुदाखलत है। उन्होंने इस्लामाबाद का मौसम पूछा था, उन्होंने पूछा था कि हमने सैर करने आना है, मरी जाना है, कौन सा लिबास पहने। उन्होंने लाहौर से गुजरांवाला का फासला पूछा था, उन्होंने पूछा था कि इस वक्त वज़ीर आज़म का क्या नाम है।
कोई गलत बात नहीं है ना, तो उसे ओपन कर दें। बात तो सादा सी है। मगर उसमें एक चीज़ ओपन है, इंटरफेरेंस नहीं है। मलक साहब, मेरी इतला है कि उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ लिखा है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं अभी पढ़ रहा था ख़त, ये जो ना अभी ये 22 अप्रैल की, उसमें बड़ा क्रिस्टल लिखा है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी का नाम नहीं लिखा, उसने लिखा है कि उस एजेंसी ने ये चीज़ मानी है कि ये हमारे हाथ से गुजरा है और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी। पहली बात कह रहा हूं, आगे भी सुन ले, मुझे अच्छी तरह याद है, आप इसी हमारे प्रोग्राम में जब हम ऊपर थे, ज़फ़र अली साहब खुद भी वो सफारतकार है, उनकी फैमिली भी सफारतकार है, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की सफारतकार में जो कुछ होता है वहाँ पे पाकिस्तान की टॉप एजेंसी बैठी होती है और हर चीज़ वहाँ से बैठ होती है। मेरा पॉइंट, अगर इस खत पे आप लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप पाकिस्तानी इदारों के सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं। हलाली साहब की अब किधर जाएंगे आप? आपने वही लिखा ना, और तुम नमाज के करीब मत जाओ, जबकि नशे की हलाली साहब ने कहा था किसी की भी मुल्क में सबसे ज़्यादा संगीन अल्फाज उसमें है और उसको जो डोजियर या जो देना है वो दे लफ्ज़ है, मार्च भेज दिया है। इससे इसके बाद है कि उस मुल्क के सफारतकार को निकाल दो, ये इंतहा है। काजी साहब, मैंने मान लिया उसमें कुछ नहीं है, उसने इमरान खान का जिक्र भी नहीं है, उसमें सिर्फ उन्होंने पूछा था पाकिस्तान में चिड़ियाँ गिन के बताओ, दरख्त गिन के बताओ, दरख्तों के पत्ते गिन के बताओ कि सूरज निकलता है नहीं निकलता, ये होगा ना। कोई लतीफ़ा लिखा होगा, वो सुना कादी कितने चल रहा है, उन्हें कहा किधर नहीं चल रहा, तो भाई वो दे दो तहरीर। इमरान खान का बयानिया खुद ही दम तोड़ जाएगा। कादी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने मान लिया नहीं है। कभी साजिश के लफ्ज़ में हमें उलझा रहे हो, कभी मुदालहत में उलझा रहे हो। क्या सिर्फ ये मौका बता दो कि उसमें इमरान खान की हुकूमत का अदम एतमाद का जिक्र है कि नहीं है। अगर वो कामयाब नहीं होता तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये लफ्ज़ है कि नहीं है। अगर वो इमरान खान का चले जाता आपको माफ़ कर देंगे, सिर्फ ये इतना नुक्ता है, ये भी नहीं क्लियर कर सकती पूरी हुकूमत बैठ। इसमें भी तो एक नुक्ता है ना, मुझे भट्टी साहब से जिस तरह इनको कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आ रही। 25 से 35 जिस मुल्क के इदारे हों, जिनके खुफिया इदारे आप उनको बोलते हैं, यहाँ पे फ़ौरन पैसा भी आया, वो बट भी गया, उससे अदम एतमाद भी हो गई, उससे MNA भी ख़रीद लिए, उससे MP भी ख़रीद लिए, उससे बाप भी ख़रीद लिए, उसमें MQM को भी ख़रीद लिया गया। किसी को पता नहीं चला, कोई केस नहीं बना, किसी को कोई बैंकिंग का नहीं पता, कोई हमें पता नहीं। इसका मतलब है कि हमारी कोई रियासत नहीं, दुनिया का जो मर्जी मुल्क जो मर्जी कर ले। अगर ये ख़त सही है, अगर इमरान साहब का क्लेम सही है, तो इमरान खान साहब के मुताबिक पाकिस्तान का कोई इदारा पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है। नहीं, ये नहीं, तो और क्या है फिर? नहीं 2 मिनट, सब कुछ हो गया फिर ना। अच्छा, सिर्फ अर्ज सुन लेना, क्या पाकिस्तान में करप्शन होती है या नहीं होती है? आपने कभी अपनी आंखों से देखा? महसूस करते हैं, पता है बस। हाँ, इसी तरह ये साजिश और मुदाखलत दोनों हुई है। अच्छा, एक होता है कि एक आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल में बीवी के साथ, गन पॉइंट से उससे पैसे छीन लेते हैं डाकू। कादी साहब जरा टेलीफोन छोड़ दें या मैं आधा घंटे बाद आ जाऊँ। अच्छा, एक ट्वीट आई है, नहीं, फरार हो जाते हैं, मियाँ बीवी जाकर थाने रिपोर्ट कराते हैं, डाकू नहीं पकड़ा जाता, डाका तो पड़ा है ना यार। ये देखो क्या तहरीर उसमें यहाँ कर दे, हुकूमत कर दे। मौजूदा शहबाज साहब की हुकूमत है, वो लफ्ज़ कह दें भी इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली का अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं था, ख़त्म हो गई बात। सादी या मदालत में क्यों मुझे और आपको उलझा रहे हैं? गलत है, मैं तो पहले मुझे क्यों उलझा रहे हैं, मुझे बताएं। शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट है, मरासला शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया था, फिर शाह साहब को एक मुहब्ब वतन अफसर ने खुफिया इतला दी, शाह साहब ने मरासला हासिल किया और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाया, फिर मशवरा दिया गया अभी चुप कर जाएँ खान साहब, अभी इस बात पर बात न करें, बार बार कहा गया मरासले का जिक्र ना करें। ये उनकी ट्वीट है। अच्छा, नहीं, ये सच है। किसी भी गैर मुल्क में एजेंसियों में आपको पता है सफारत खानों में वजारत खारजा के अलावा कुछ और अफसरान भी होते हैं। ये पहले वो तो साफियों में भी होते हैं, मतलब जो बाहर से साफी यहाँ नहीं भट्टी साहब एक असूल की बात बता रहे हैं, एक रियासती ढांचे की बात कर रहे हैं। आदमी है ना कादी साहब, मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट एम्बेसी है यूके की, आपके अहम अदारों के लोग भी उधर बिल्कुल ऐसे ही, ये तो ब्रिटिश तासी कह लें, सेकंड सेक्रेटरी कह लें, सारा कुछ होते हैं। ये पहले उधर गया था लेटर, तो फिर आगे ना जो मेरा आर्गूमेंट साबित हो गया ना कि इदारों के हाथ पर लगे बगैर ये पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं है। मेरा आर्गूमेंट ये है। सिर्फ अमेरिका में इस वक्त जितना सफारत खाने में अमला तैनात है, आपको मुख्तलिफ अदारों के लोग वहाँ होंगे। पाकिस्तान है जी, रियासत है, इसमें कोई शर्म वाली कौन सी बात है? दुनिया में होता है exactly। और हर मुल्क करता है। कादी साहब, इसमें हकीकत है, और मुझे उस अफसर का नाम भी पता है जिसने पहले ये लेटर अमेरिका में रिसीव किया था।
और जान के इमरान खान को नहीं बताया गया कुछ दिन, क्यों हम कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे। लिहाजा जो अब शहबाज गिल साहब ने कहा है इसका जवाब दे दें। मैं तो कहता हूँ वो खत झूठा ही है। पहले ये हुकूमत कहती थी इसका वजूद ही नहीं है, मरासला ही नहीं है, इमरान खान झूठ बोल रहा है। तो भाई अगर सब कुछ नहीं है, इतना बेजरर सा कागज़ का टुकड़ा है, तो उसको इबारत पढ़ के उसको ऊपर लगा दे, वो उसके एम्बेसी के बता दे ये लिखा है भाई। नहीं मगर भट्टी साहब हमने इसको भी तो मरासले को भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बना दिया ना। अब फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि ये मरासला जब आया था हमने फौरन भेज दिया था। अब गिल साहब कुछ और फरमा रहे हैं, हर जगह ही क्लैश ही क्लैश। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह ही नहीं रहा ठीक है सही है, मैं कह रहा हूँ मौजूदा हुकूमत चेंज हो गई है, इमरान खान ने उसमें फजिंग की, फ्रॉड किया, जो भी किया, अब ईमानदारों की हुकूमत आ गई है, वो मरासले की हकीकत लोगों को बता दें। नहीं ये आप यहाँ आप सही कह रहे हैं, हक है। जो कंफ्यूज कौम पूरी हिजाम का शिकार है, ये तो खत्म होगा। मगर उसका एक फ़ायदा भी है ना, ये मैं थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा कमेंट करूँ, हो सकता है अच्छा ना लगेगा। मैं समझता हूँ खान साहब ने पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वज़ीर आज़म होगा जिसकी 4 साल कारकर्दगी ख़त्म, कोई बात ही नहीं हो रही इमरान की हुकूमत पर। पूरा पाकिस्तान उलझ गया, साजिश है, मुदाखलत है, साजिश है, मुदाखलत है। ये कामयाबी, ये इमरान की कामयाबी है। फिर ये इस हुकूमत की नाकामी कहें। मैं मानता हूँ ये महंगाई हम तनकीद करते ना कर रहे, हम जान 350 सबके सामने, लेकिन इस पर मैं क्यों खामोश हो जाऊँ भाई। एक गैर मुल्क अमेरिका होता कौन है कि पाकिस्तान के मुंतहिब नुमाइंदों को उठा के बाहर फेंके और अपने जासूस ला के यहाँ बैठा दे। मेरा इतराज है, मुझे आपका गैरतमंद इतराज है इस पे। मतलब है यार, हमने 1947 में आज़ादी इसलिए ली थी कि 1922 में फिर गुलामी का तोक पहनना। अगर वो गलत है तो उसको झूठा साबित कर दे। खुद ब खुद आवाम में जो मकबूलियत खान साहब की खत्म हो जाएगी अगर ये लेटर गलत साबित हो जाए। क्या ख्याल है? नहीं मकबूल बात है, हमने अच्छी बात की। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग अब फॉरेन फंडिंग केस में हवाले से एक डेवलपमेंट ये हुई है कि 30 दिन की जो एक हद थी वो ख़त्म कर दी गई है, और साथ फाजिल अदलिया ने यह भी कहा है कि जनाब सबका खोलो, क्योंकि भट्टी साहब ये तो कोई नाजायज़ी के साथ सब पता चले। वैसे मेरे ख्याल में तो फॉरेन फंडिंग में इमरान खान बेगुनाह है, तो उन्हें कहना चाहिए था मेरा भी खोलो। हाँ सबका भी खुले तो अच्छी बात है यार। अगर मैंने चोरी नहीं की तो मैं ये क्यों कहूँगा पहले मलक साहब का भी खोलो, उससे साहब लो, आप उनका भी खोलो। लेकिन इसके जवाब आप ही अक्सर रेफरेंस देते हैं कि इस पीछे नहीं छुपा जा सकता, पहले उसको पकड़ो फिर बाद में मुझे पकड़ना। इकट्ठे पकड़ लो। 2014 का आया हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन को नहल करके घर भेज देना चाहिए कि भाई आपने 7 साल सिर्फ इतना बताना है ये फॉरेन फंडिंग हुई है कि नहीं, इसमें बाकायदगी है, आप ये नहीं बता पा रहे। 9 दफ़ा डिले कराया पीटीए ने, 9 दफ़ा केस को आगे पीछे किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों को माफ़ करिए, खान साहब का बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि सबको पकड़े, मैं किसी के नहीं पकड़ते, मगर 7.5 साल में वो जवाब ही नहीं दे सके, आज तक ये बता नहीं सके कि ये जो अकाउंट्स हैं हमारे हैं कि नहीं है। आपकी बात ठीक है, 7.5 में नहीं बता सके। 1947 में पाकिस्तान बना, कितनी दफ़ा रात 12 बजे अदालतें बनी, इस काम के लिए अदालतें बना लो। ये मरासला वो तो कानून और आइन के लिए बनाई। फॉरेन फंडिंग है कि नहीं है? और यार ताकतवरों को सजा देने की हिम्मत तो करो भाई। ये नहीं कि जुर्म मेरी मर्जी का करे तो उसका जुर्म हलाल है। मलक साहब कह रहे हैं अब मुनर्रफीन में खरीदो फरोख्त नहीं हुई, क्या इसमें पूरे पाकिस्तान को शक है? अचानक आसफ अली जरदारी एक्टिव होते हैं कि जी मेरे पास आए हैं तो मुझे उन्होंने कहा है कि कोई मशवरा दो, मारेंगे मुल्क उठ गया। तो मैंने कहा कि मेरे पास आ गए हो तो गेम ओवर, गेम स्टार्ट। उसके बाद रिजिया एसपीआर ने आई थी कि अगर किसी को आप कह रहे हैं मदद दे रहे हैं तो उसका नाम दें, ये सोचे दराबादी में जाए। ये जरदारी साहब ने चंद महीने पहले कहा था। उसके बाद उनका स्टाफ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिंडी ये होता रहा। अच्छा ये बताएं मुझे, जरदारी साहब के पास वो कौन सा जादू है? मुझे याद है जब नवाज शरीफ वजीर उनकी हुकूमत थी तो ऐसे वो आए, बलूचिस्तान में जादू की एकदम हुकूमत बदल गई। फिर सेनेट की भी कहानी है का आपको पता है कि कौन सा जादू है जरदारी साहब के पास? अपोजिशन को जिता देते हैं, किसी को हरा देते हैं। पीछे ये समझाया ना जरा में, जादू के पीछे कोई जादू है। अगर उनके पास जादू होता तो अपनी हुकूमत पूरे मुल्क में ले आते। नहीं मैंने आपको बताया बलूचिस्तान की हुकूमत बदली कि नहीं बदली? यार मैं कह रहा हूँ सेनेट में जो हुआ 2 दफा। हम थोड़ा डिविएट करें बड़ी साहब, अगर ये सारे खुलते हैं सब पार्टियों के तो ये तो सब सारे मुश्किल में नहीं आ जाएंगे? तो आने चाहिए। वैसे आपकी खबर क्या है? क्या सब ने बिल्कुल अपनी बुक्स ठीक रखी हुई हैं?
फ्रॉड 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 फ्रॉड, जालसाजी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा, ये पुरानी बात है, नाम नहीं कहा साहब पूछना आपने, आपकी एक प्रॉब्लम है। उसने कहा फलां आदमी से मेरी मुलाकात करा दें। मैं कहा यार वो तो बड़ा आदमी है, मुझे तो नहीं जानता, लेकिन मैं उसके एक दोस्त को कहता हूँ। उसने उसकी मुलाकात करा दी। अच्छा काई साहब, उसकी मुलाकात करा दी। जिस मैंने दोस्त को कहा ना, चंद दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आया। वो बंदा गुजरांवाला से रिलेटेड था, शहर भी बता देता हूँ। उसने कहा यार तुम्हारा दोस्त बड़ा फजूल है। मैंने उसकी मुलाकात करा दी, अच्छी सा चाय पिलाई। उसके बाद मैंने उसको 3-4 दफ़ा फ़ोन किया तो उसने फ़ोन ही नहीं अटेंड किया। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैं कहा यार उस बेचारे ने तेरा मौसन है, तेरे मेरे कहने में मुलाकात करा दी। कहता जिस शख्सियत से मुलाकात कराई उसको जब मैंने बताया मेरी ये फैक्ट्री है, तो उसने कहा 1 करोड़ रुपया सियासी जमात का फ़ंड दो। कहता रसीद नहीं दी, और उसने मुझे अपना डायरेक्ट नंबर दिया। उन्होंने कहा आज के बाद किसी को बात करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आए। अब मैं कहाँ इनके सबूत लाऊं? ये पार्टी फंड के नाम पे 1 करोड़। कादी साहब आप मुझे कहेंगे रसीद लाओ। और भाई आप फ्रॉड ही साइंटिफिक तरीके से करते हो कि कानून बेबस हो जाता है। अंदर की खबर ये है कि स्वाय टी पार्टी के सब पार्टियों पे पाबंदी लग जाएगी, सब में गड़बड़ की है, सिर्फ एक टी पार्टी बचेगी। टी पार्टी तो अमेरिका में है, वो हमारी टी पार्टी बचेगी। मेरा मतलब आपकी एक पार्टी नहीं जो साफ और शफाफ, जिसकी फंडिंग हो, हर एक के अंदर केसेस मौजूद है, इस पर कोई फिर सिंगल आउट किसी एक को करना तो जाती है। तो मैं सबको निकाल लें, आप छुट्टी कराएं, मेरा नई पार्टी हम बना लेते हैं। नहीं मतलब है फिर ये इसका मतलब ये है कि ट्रबल में सारे आ जाएंगे, मगर कोई हुक्म नहीं है ये ज़हन मेरे को, अदालत ने कोई आर्डर, उन्होंने उनके 1 साल में आपकी ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के 1 साल में आपने चीज़ें देखनी है। हाँ इलेक्शन कमीशन चाहे तो सबको बुला भी सकता है, अगर ना चाहे तो ना भी। ये इलेक्शन कमीशन नून लीग के खिलाफ, क्या नाम है, सिकंदर साहब जी, राजा सिकंदर साहब जी हाँ, कोई फैसला नहीं करेंगे ये प्रोग्राम लिख लें। तो खान साहब ने तो बड़ी इनकी तारीफ की थी वाना में, मुझे याद है कि बड़ी अच्छी सिलेक्शन है। ने तो खुद कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये बंदा दिया था। अच्छा वो तो इनका भी कह चुके हैं। साहब का यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो यू टर्न नहीं लेते। तो कह रहे हैं वो जाके कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे हमने नहीं, अब मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था मंगल को धरना देंगे पूरे मुल्क में। अभी जो नहीं इलेक्शन कमीशन का धरना लग गया। कल उन्होंने एक ऐलान किया था, मुझे नहीं पता वो वापस ले लिया कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद PTI के लोग धरना देंगे। फिर कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा 10 मई को उधर होगा मुल्तान में जलसा। फिर आज उन्होंने कहा सारे तैयार रहो, इस्लामाबाद मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। कॉल कब देते हैं? या बड़ी ईद पे देते हैं या छोटी ईद, क्योंकि मई तो आ गया। तो अब ये इमरान खान पे डिपेंड करता है। लेकिन काई साहब तांदस, हाँ आपके हुक्मरानों से हुकूमत नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा कशीदगी है, एक सीट पर लड़ाई हो रही है। ओए इसकी तो मंथली 2 अरब है, तुझे कैसे दे दूँ? मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ जो आपको आने वाले दिनों में आ जाएंगी। यकीन नहीं कर पा रहा आपकी वजह से। आप इसे काउंटर चेक कर लें। आप मेरे छोटे से सादा भाई हैं। 155 सीटों वाला इमरान खान नहीं चल सका, 172 आपको बंदे चाहिए। 17 जमातें बुला ली, सबके मंशूर अलग, सबके रास्ते अलग, सबकी मंजिल अलग, और 82 बंदे या 84 पार्टी वालों को PM बना दें तो बाकी सारे ही मांगेंगे। यार बात से आदमी नहीं, ये भट्टी साहब सही दे रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपको खबर भी दे दूं, मौलाना का और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कोल्ड वॉर जारी है। एक तो वो सदर बनना चाह रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के लिए मसला ये है कि चले ये 10 महीने के लिए या 8 महीने के लिए बन जाए, मगर जरदारी साहब का ड्रीम है अगले साल 5 साल जो उन्होंने सदर बनना है वो किधर जाएगा। मसला अब ये है कि वो मोहसिन दरावड़ और ये जो दावड़ और ANP वाले जो हैं, पीपल्स पार्टी चाह रहे उनको वजारत दी जाए। अब मौलाना का मसला ये, उनका KPK में उस सूबे में उनसे पॉलिटिकल लड़ाई है, तो वो अंदर शहबाज शरीफ पे बड़ा प्रेशर है। अगर वो मौलाना की तरफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है। दिस इज़ दी रीज़न कि बिलावल को जाना पड़ा है मियाँ साहब के पास लंदन में, क्योंकि ये इस वक्त मौलाना और पीपल्स पार्टी में तकरीबन कोड। अच्छा काई साहब, मैं अगर आप मलक साहब गुस्ताखी ना हो तो उन्होंने बिलावल साहब ने उधर फरमाया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमहूरियत के लिए बेपराह कुर्बानी है। अगर मैं इजाज़त दें तो बता दूँ, मियाँ नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए पहली कुर्बानी जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दिलाने वालों का साथ दिया। जुल्फ़कार अली भट्टो जो बिलावल भट्टो के गालिबन नाना है, उसका साथ दिया। ठीक, सही है। ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर क्या रेफरेंडम के सारे अखराजात उन्होंने उठाए, डिक्टेटर के सारे अखराजात उन्होंने उठाए।
तीसरी कुर्बानी जमहूरियत के लिए ज़ियाउल हक उन्हें सियासत में लाए, 81 में फिनांस मिनिस्टर बनाया। फिर जमहूरियत की कुर्बानी गैर जमाती इलेक्शन कराए, अरकान असम्बली और सहाफ़ियों को खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई। फिर जमहूरियत की कुर्बानी 88 में अपने ही प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हक जनेजो की पीठ में छुरा घोंपा। फिर 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत गिराई, फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया, फिर एक आर्मी चीफ को घर भेजा, फिर BMW दी, फिर आसफ अली जरदारी को कई दफ़ा अंदर कराया, फिर मुशर्रफ से डील की, मुल्क से भागे। ये जमहूरियत की आखिरी कुर्बानी। और फिर मौजूदा हुकूमत में डील करके ताकतवर हलकों से लंदन इलाज करने गए। जमहूरियत की कितनी की कुर्बानियाँ इनकी हो पाई। ये तो एक साइड की कहानी थी। अब जरा खान साहब को भी देखते हैं वो क्या कर, कुछ कहा है उन्होंने आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं, जरा सुनाइए। मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो अब उन्होंने ये इनसे पूछें, अब ये इनका पॉइंट वैलिड है मेरे मुकाबले। देखिए ना, दुनिया की कोई सैनिटी ले आए, छोड़ दें इमरान खान। आप वज़ीर आज़म का नाम है इमरान खान, अपॉइंटमेंट किसने की? खान साहब ने की, तारीफ़ें खान साहब ने की, फिर आपने यू टर्न लिया, आपने इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। ही शुड अपोलोजाइज कि ये मैंने किसी गलत दबाव पे ये फैसला किया था। फिर इस तरह बात करें, वो तो कहा है उन्होंने। इस तरह तो आप नहीं ना करते। देखिए काजी साहब, दुनिया के किसी दस्तूर में जब आपको जज अपनी मर्जी का आप नहीं लगाते, अब अपना केस बताएं, आप बताएं ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। आप ये नहीं कह सकते मुझे उस बंदे की शक्ल अच्छी नहीं लगती। मलिक साहब, जहाँ पे आपको खुलेआम दूसरे धमकियाँ देते हों और रजीम चेंज की बातें होती हों, वहाँ ये ऐसी बातें तो मुझे लगता है कहीं फिर जन्नत में कोई अच्छी हुकूमत बनेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये जो डीजल का बुरान है और IMF से किसका डीजल का बुरान, डीजल को नहीं ये मैं बाकायदा, तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक तो अभी भी नाज़रीन खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी कर दिया गया और उस वक्त भी वापस आ सकते हैं। भट्टी साहब, फिलहाल तो वो एक 12 कॉन्विक्ट हैं, अब वो पहले आके गिरफ्तारी पेश करेंगे या क्या नजर आ, क्या खबरें आपके पास? आप भूल गए, ये वो नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने 2002 के 18 के इलेक्शन को जाली, फ्रॉड, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, खलाई मखलूक कहा, इस्तीफे मांगे। अब वो अमलन वज़ीर आज़म वो हैं। आज देखा नहीं आपने, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ साहब है मोहतरम, लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में हैं, वो उनसे मिलने गए हैं। तो पाकिस्तान में कितने मुजरमों को इतनी जल्दी पासपोर्ट मिला? और दूसरी बात, वो आकर उन्होंने करीबी बंदों को कहा है कि मुझे और मेरी बेटी को जिसने जेल में डलवाया, जिसने 2018 के इलेक्शन जाली कराए, मैं उनको स्पेयर नहीं करूंगा। उनका इशारा किस तरफ है भट्टी साहब? मुझे नहीं पता, ये लोग कल को पछताएंगे कुछ लोग। मैं आपको खबर दे रहा हूँ जिसने खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। मुझे बताएं ये क्या पाकिस्तान है कि 150 बंदे जिन पे झूठे या सच्चे ECL में नाम थे, अरबों खरबों की करप्शन, फ्रॉड होगा सारा, रातों रात निकल गए। एक मुजरम को पासपोर्ट मिल गया और जेल आप लोगों के लिए, 22 करोड़ अवाम के लिए इन चंद हुक्मरानों ने जेल का समा बना दिया है। और अपनी जेल भी इनके लिए महल है, गेस्ट हाउस है। वो एक मुजरम है, उसको आप 10 साल का पासपोर्ट जारी कर रहे हैं, किस कानून के तहत? अब वो ठीक हो गए हैं, वो तो बीमारी के लिए गए थे। आप तो कहते थे जब तक डॉक्टर एडवाइज नहीं करेगा। और सरकारी सतह पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, आम पासपोर्ट दिया गया उनको। सरकारी सतह पर उनको रिसीव किया जाएगा। उधर ऊंट नाचेंगे, हाथी नाचेंगे, चिड़िए भंगड़ा डालेंगी, मोर चहचहाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। काजी साहब, इस मुल्क में आपको अपना ID कार्ड बनाना पड़ जाए ना तो 15 दिन आप लाइनों में लगे रहते हैं। लंदन में बैठे एक शख्स को आपने, जो ओवर स्टे है, पासपोर्ट नहीं है, फटाफट दे दिया, नाम ECL में निकाल दिया। मरियम नवाज साहबा किस किस पे
केस होने हैं एहतसाब की फहरिस्त वो बना रही हैं। कादी साहब छोड़े क्या जो 2018 के इलेक्शन का जिम्मेदार वो किसको समझते हैं? बस ये उन्होंने कहा कि मैं उसको भूला नहीं, मेरी बीवी के साथ क्या हुआ, मैं जवान बेटी के साथ गया, और उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये वक्त गुजार रहा हूँ। तो वो तो निगरान वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन वो कह रहे हैं एक एक बंदे से हिसाब बराबर करूँगा। ये मोहतरम नवाज शरीफ का नहायत करीबी तरीन शख्सियात से कहा है। उन्होंने कहा मजबूरी है साहब, एक थिन सी मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट तो उनकी इतनी ताकतवर गवर्नमेंट वो इस वक्त को गुजारेंगे क्योंकि 2-3 सीटों पे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 2018 में जो मेरे साथ किया गया है उसके एक किरदार को भी नहीं छोड़ूंगा। वो किरदार कौन से हैं मुझे नहीं पता, ये उनसे पूछे, मेरी तो वहाँ तक रसाई नहीं है। कादी साहब कुछ लोग रोएंगे, पछताएंगे जो मुझे। अच्छा बिलावल भुट्टो साहब, मेरा ख्याल है आप जो बात कर रहे हैं, चले मान लिया कुछ लोग रोएंगे, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के बारे में भी कुछ सोच रहा है। आप खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी लड़ाइयाँ अपना स्कोर पूरा कर रहे हैं, इन लोगों का भी तो सोचिए। अच्छा, मुझे बताएं, जिनके लिए मुल्क बना था, ये मेरी नवाज शरीफ के लिए बना था, मेरा भी तो जवाब देना, ये मुल्क नवाज शरीफ के लिए बना था। बिल्कुल, तो उन लोगों को सोचे ना, इन्होंने अपने स्कोर करते रहना है, मैंने उसको नहीं छोड़ना। मैंने आपका इशू कोई नहीं था, पासपोर्ट तो उन्हें मिला, ECL में नाम निकले। मेरी बात सर यही गुजारिश है ना, हुकूमत इस कहने पे आई थी ना, हम महंगाई के मार्च के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद महंगाई के खात्मे के लिए क्या क्या किया इन्होंने? वो IMF के पास जाके कह दिया ना कि हम चीजें महंगी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब्सिडी उठा ली है पेट्रोल से, डीजल से, बिजली से। आपका 20 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी महंगाई मार्च था ना इनका। मैं सब्सिडी का थोड़ा सा बम आपको चला दूं। 21 रुपए जो सब्सिडी दे रहे हैं, अच्छी बुरी की बात है, बाद में करनी है, लेकिन पहले ये स्टोरी में अभी तो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ मिला, कुछ सीटें मिल गई पंजाब में। मियाँ साहब देखें जी, आप वो कह रहे हैं ना सारा मक्खन भी मांग रहे हैं, मलाई भी मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं जी सदर भी आप हमें दे दें। एक्चुअली पीपल्स पार्टी इस दफ़ा बड़े इंटेलिजेंट, पीपल्स पार्टी ने खुल के ऑफर लगाई है कि आप सारे आइनी उहदे हमें दे दें, सारे वजीर निकाल लें। ये बिलावल ने ऑफर लगाई है कि आप पंजाब का गवर्नर, आप सेनेट का चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप हमें दे दें। आप स्पीकर तो पहले दे ही दिया, आप ले लें सारे वजीर। मगर नवाज शरीफ का जो इशू है ना, जो मैं अंदर की बात है, नवाज शरीफ को एक रिलीफ भी मिला है। वो रिलीफ मिला है परवेज़ इलाही की सूरत में। अगर परवेज़ इलाही साहब इन हो जाते ना, पीपल्स पार्टी और परवेज़ इलाही अगर यहाँ CM बनते, वो नून के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। अब नवाज शरीफ की सोच ये है कि मेरे सामने सिर्फ इमरान खड़ा है, मुझे पीपल्स पार्टी की पंजाब में ज़रूरत नहीं है, और इसलिए वो सीटों पे कन्विंस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं जी 20 सीटें आपको MPA की दें, 10 सीटें को MNS की आप हमें दें। तो नवाज शरीफ मलक साहब, आप जरदारी साहब को बच्चा समझते हैं। मान लिया पंजाब में उनके बगैर हो सकते हैं, ये बात सच है, यही बात यकीन है। वफाक में पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटे तो कितनी देर में हुकूमत गिरती है? मैं तो वही आपसे सवाल भी किया था, मेरा आपसे भी मौसमाना सवाल है। ये पीपल्स जरदारी साहब को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर बैठे हैं। वफाक में आज पीपल्स पार्टी कह देती है कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, कितने सेकंड हुकूमत रह सकती है? सर वो तो आधी 50-50 कैसा आपको याद होगा, मैंने आपको खबर दी थी यहाँ पे ना लाहौर में जब बाई इलेक्शन हुआ था, तो उसको तकरीबन पीपल्स पार्टी को 35-40 हज़ार वोट मिल गए। जरदारी साहब ने लाइव पता क्या कहा था, अगर मैं चाहता तो ये 70,000 भी हो सकते थे। ये कौन सा राज है, कौन सा सीक्रेट है, मुझे नहीं समझ आती। हो सकते थे, वो कर सकते थे। उन्होंने यार आप मुझे जवाब ही नहीं देते, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ कौन किस तरह कर लेते हैं। यहाँ बैठ के स्टोरी की थी, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको आपकी स्टोरी से डर लगता है बाज़ों का। कहाँ कहाँ किधर किधर पैसे बांटे गए थे, किन किन बस्तियों में बांटे गए थे। आपने यहाँ मेरे तो ये पैसे से होता है सारा ऐड जल्दी ना बढ़ो ना। यहाँ आपने यहाँ स्टोरी दी थी बहुत सारी, आपने, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि कैसे कैसे किस किस कम्युनिटी को जो अप्रोच किया गया था। तो बहरहाल अच्छा ये साहब एक वैसे कसौटी खेलते हैं, नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान आएंगे या इमरान खान पहले एहतजाज करेंगे, आपका क्या ख्याल है? बट मैं अब चूँकि वो तो जून में मेरे ख्याल में एहतजाज की। काजी साहब, नवाज शरीफ साहब मोहतरम पहले तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान कि इमरान खान एहतजाजी का? आपने अगर मुझसे पूछते तो मैं आपको एक जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल में टाइम इज़ नॉट ऑन इमरान साइड। इमरान खान अपने एहतजाज में, अपने एक्शन में जितना डिले करेगा उसके लिए अच्छा नहीं है, और इसकी समझ आपको मैं क्यों कह रहा हूँ। तो बस इसीलिए इमरान खान को मैसेज दिया गया 10 साल का पासपोर्ट जारी कर।
बस समझा करो ना। अच्छा, उसमें भी छोटी शहर के लोग भी पागल सन कुछ। आप तो कानून के बड़े माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं ना, वो सोचा ये जा रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आप घर को भी कर सकते हैं, सब जेल करार दे सकते हैं, हो सकता है वो कहीं अच्छी सी ठंडी सी कोठी में जाए, उसको सब जेल कर दें। अच्छा कादी साहब, आपका छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर हो, आपका भतीजा CM हो, तो आप जेल में जाएंगे? पिया बन गए थानेदार, लगता तो नहीं है, तो फिर डर काहे का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपने एक रात में 150 से ज़्यादा लोगों के नाम ECL में निकाल दिए। इस फॉर्मेलिटी के लिए लोग सालों अदालतों में धक्के खाते हैं। बट साहब आप बताते तो रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि पंजाब में भी तो एक बुरान चल रहा है, कल फिर अदालत ने बुलाया है हल्फ वफादारी। अब कोई हुकूमत तो है नहीं, पता नहीं बुज़दार साहब हुकूमत में हैं या कौन है? बुज़दार साहब तो अपने लिए उन्होंने एक सरकारी घर बुक करा लिया जिसमें 3-4 करोड़ रुपया नजायज़ लगवा दिया हुकूमत का। देखें, मेरी इतला के मुताबिक हमजा शहबाज साहब मेजोरिटी ले चुके हैं, इन्होंने खड्डा डाला हुआ है। अब गवर्नर पंजाब साहब ने कहा है जी पंजाब वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में टेम्परिंग की गई है, मेरी कोई एडवाइस दे। तो ये कितनी देर रोक लेंगे? कल लाहौर हाई कोर्ट में है, तो हमजा साहब के पास मेजोरिटी तो है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर इसको गुजार सके, और 2-3 दिन कर लें। PTI के किसी बंदे ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था कि गवर्नर पंजाब को चाहिए था इत्तेकाफ पे बैठ जाते, तो 8 दिन तो वैसे ही आउट हो जाते, फिर रफ़ी नहीं होना था, बजाय बीमार होने से। ये भी एक अच्छा आइडिया। ये 62% पाकिस्तान है, 23 दिनों में यहाँ की ना कोई हुकूमत है ना यहाँ कोई CM है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। वही जो भट्टी साहब कह रहे थे, अपनी लड़ाई चल रही है, मैं गवर्नर हूँ, मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं शहबाज शरीफ हूँ, मैंने बदले लेने हैं। कोई पाकिस्तान बदले क्या भट्टी साहब? ये बदले जितने आईनी बहरान आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें कहीं गरीब डिस्कस हो रहा है, ईमानदारी से बताएं। मैं तो इधर बैठा हूँ 98% अवाम के लिए। मुझे गर्द नहीं इमरान खान क्या कर गया, नवाज शरीफ क्या कर गया दरदारी। मुझे बताओ, इस महंगाई के लिए तुमने गरीब को, ईद आ रही है, कितने % लोग ईद का नया जोड़ा सला सकते हैं इस पाकिस्तान में, जूता नया पहन सकते हैं, अपने बच्चे को फ्रॉक अच्छा लेके? साहब एक शर्म करो। एक ब्रेक है और हमें IMF ने जो 2 बिलियन का में वादा है, वो क्या सिलसिला है? कीमतों में कमी आएगी या नहीं आएगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, अब महंगाई की तरफ आते हैं और ये कुछ डीजल का बुरान है, या कुछ लोग कह रहे हैं जाली बुरान है, और बिजली ये लोड शेडिंग तो वापस आ ही गई है। मैं नहीं, वो तो बात का इशू है। जो आपने IMF की खबर दे रहे थे, मैं हैरान हो रहा हूँ। जो वो कि पॉलिटिकल बात नहीं, जो पाकिस्तान अवाम के साथ हो रही है, आप दोनों फैसला करेंगे कौन इसका जिम्मेदार है। आपने जो सब्सिडी दी है ना, अगर आप जो आपने कह दिया हम वापस ले लेंगे, 21 रुपये पेट्रोल में बढ़ेंगे, सिर्फ पुराने रेट्स पूरे करने की, 52 रुपीज़ डीजल में बढ़ेंगे फी लीटर, मैं बात कर रहा हूँ, और 5 रुपये बिजली का यूनिट। आप मुझे बता दें, इस मुल्क में खुद सारी दुनिया को पता है तो डीजल तो बहुत फैल जाएगा। डीजल कहाँ फैलेगा इस वक्त? जो पे तो किसान मर जाएंगे भाई, वो हल कैसे चलाएंगे? सवाल ये भी मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, इस वक्त पता है क्यों डीजल नहीं मिल रहा? जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं यार अगर मैंने 1000 लीटर बचा लिया तो यकम तो को अगर ये महंगा होता है 10 रुपये 20 रुपये, तो मैं तो बैठे बैठे करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा लूँगा। ये मुल्क है आपका, इस तरह लोगों में जुल्म कर रहा है कि ये तकरीबन अगर सारी सब्सिडीज हम विदड्रॉ करते हैं तो 234 रुपये लीटर खुदा न खास्ता खाकम नहीं तो होना है। और साथ जो डॉलर की वैल्यू आपके सामने, महंगाई का दूसरा बम वो चलेगा। ये आप ये मैं एक कमेंट जरूर करूँगा, बट काजी साहब एक आई मस्ट अप्रिशिएट यू। आप क्या कर रहे थे ना काजी तुम क्या कर रहे थे कि यार यहाँ जो मर्जी बदलेगा, इस सिस्टम में महंगाई नहीं रुकेगी। दैट इज़ बीइंग प्रूवन नाउ। नहीं मलिक साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत कहते थे इमरान खान नाहल है, नलायक है, इंटरनेशनल सतह पर महंगाई मैटर नहीं करती, इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई हो रही है। ये तनकीद यही थी। तो अब तो हुकूमत तो आ गई है इनकी, अब ये पॉलिसियाँ ठीक करने फिर क्यों महंगाई हो रही है? कादी साहब फिर मान लेना, देखिए यही कानून था, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी नहीं हो रहा था, अब भी वही कानून है, उनको पासपोर्ट घर जाके 10 साल का दे दिया गया। इधर हुकूमत के चेहरे बदलते हैं, आवाम के हालात नहीं बदलते। नहीं लेकिन भट्टी साहब, मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि खान साहब जा रहे हैं एहतजाजी बोर्ड में, ऊपर से आप प्राइसेस का एक अनलीश कर रहे हैं, एक जो महंगाई बम फेंकने जा रहे हैं लोगों पर, और वो जून में जाते हैं। आज उन्होंने कहा मैं 2 हफ्तों बाद एहतजाज पे चला जाऊँ। 4 साल के इमरान खान के सारे गुनाह माफ़ हो गए 2 हफ्ते। अच्छा, अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस महंगाई के साथ और इस एक बेचैनी जो इस महंगाई से आएगी, उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं भट्टी साहब? ये चंद ख़ानदानों के लिए, ताकतवरों के लिए मुल्क बना है।
जितना बड़ा जालसाज, फ्राडिया, झूठा, लुटेरा, इसे उतना ही तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में ताकतवर को कानून अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। वो सलमान दानिश है, वो मीदा है, वो शीदा है, वो गामा है, मुझे किसी के नाम का नहीं पता। यही कानून था। आज से महीना पहले नवाज शरीफ का नाम था, पासपोर्ट नहीं था, ECL में नाम थे। यही कानून है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, हर एक के लिए रहते हुए हैं। उधर नहीं, अगर नहीं बदला तो अवाम की हालत अवाम ना बदलेगी, खराब हो रही है बल्कि मजीद। यार ये सब महंगाई का इंडिकेशन दे रहे हैं। सोशलिज्म आया, क्या मिला? नवाज अपना ज़ियाउल हक, फिर इस्लाम का एक निज़ाम लेके हमें क्या मिला? जुनेजो आया, नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, मुशर्रफ आया, लोगों की कहानी वही की वही। बात यह है ना, कोई इसमें इस्लाम का कोई सिलसिला था, ना कोई सोशलिज्म ना आया, यहाँ पे कभी नहीं आया। तो पता नहीं किया है। एक बात मैं आपको ये बता दूँ, बात यह है कि इन्होंने इस इंतहाई बेहुदा माशी निज़ाम को मुख्तलिफ नामों के साथ चलाए रखा, ये नहीं बदला, बाकी लोग बदलते रहे आके। लेकिन ये है कि अब हम खुश हो रहे हैं कि हमारे $6 बिलियन से $8 बिलियन में कर्जा मिल गया है। अब अगली दफ़ा इसकी बड़ी किस्त में वापस। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें आपको बताई हैं, ज़रा अंदाज़ा करें आम आदमी का क्या हाल होगा इस महंगाई से। वो बेचारा किस तरह सांस लेगा, मैं नहीं समझ सकता। अल्लाह माफ़ी दे, मुझे तो लग रहा है लोग तो वाकई मतलब जिंदा रहने को भूल जाएंगे इस महंगाई में। अब किस तरह आप अगर $8 बिलियन के लिए आप जो कर रहे हैं साहब, जब देखते हो ना कि कैसे मसलन ये इसे चिंची मीशत कहते हैं। एक मोटरसाइकिल है ना, उस पर हमने 20 बंदे बैठा दिए हैं चिंची बना के। इसी तरह मीशत, एक बाइक जा रही होती है, बीवी है, 3 बच्चे हैं, बाद का सास भी उसी पे बैठी होती है, मर मर के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। वैसे दुनिया बाकी देखें, फिनलैंड छोटा सा मुल्क है, मेरा हाल मुझे भी नहीं पता कहाँ पे है। मैं 15 साल पहले $200 बिलियन के सिर्फ नोकिया फ़ोन बेचते थे। हम $8 बिलियन के लिए दुनिया की पॉपुलेशन के साथ क्या करना? आपको चिंगजी पे इतराज़ है, आपने उम्रा करना है, भेजो काई साहब, उम्रा करना है। उम्रा शहबाज शरीफ साहब मोहतरम वज़ीर आज़म पंजाब जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी है, बोइंग 777 जहाज़ ले लिया, तो आप उनसे कुछ सिफारिश पुरुष कराना चले जाए। चलिए हमारे लिए दुआ करें वहाँ जाके। आप अपने खीसे 777 बोइंग तैयारा लिया है, हम खीसे पे सर हमारे लिए दुआ करें वहाँ जाके। यार उसे जाकर दुआ करना की हो गया काजी साहब, किसी मरे लिए दुआ अपने पैसों से जाके करेंगे ना, सरकार के पैसे नहीं। अब मौलाना साहब जा रहे हैं, हालांकि डीजल कितना महंगा हो गया, लेकिन मौलाना साहब जा रहे हैं। ये होता है इश्क जिसका साथ दे। तो ये सारी जमातें, सारे वुज़रा सारे मिलके जा रहे हैं फ्री जा। ये तो हाक में वक्त बादशाह के वक्त है ना, जिस पे मेहरबान हो तू भी आ जा। वैसे भट्टी साहब आपने ये भी तो खबर दी थी ना, हो सकता है मियाँ साहब भी वहाँ पे आ जाए सऊदी अरब, ये भी इस तरह में भी चांस है कोई? 10 साल का पासपोर्ट उन्होंने कागज़ की किश्ती बना के दरिया चलान नहीं मिले। अच्छा ठीक है। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो सुनिए साहब, वो डीजल में जो चलता है। वो सीटें खाली हो रही हैं, एक गवर्नर स्टेट बैंक की भी और FPR के चेयरमैन, तो यहाँ कौन खुश नसीब आ रहे हैं? जो हाक में वक्त के करीब होगा, कहता सारा पिंड मर जाए, पुत्र तू चौधरी नहीं बनना। इस मुल्क में हुकूमतें बदलेंगी। पहले इमरान खान के करीबी लोग अरब खरबपति होते थे, अब इनके करीब होंगे। हमें क्या है कि तू दही खाइए सानू की है, असी इंज किलसते रहना नहीं। अच्छा, लेकिन ये मलिक साहब इस विशियस सर्कल से तो फिर भाई साहब मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं, मगर मुझे जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस से समझ आ रही है, X हो Y हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका पहला काम, अल्लाह माफ़ी दे घटिया सी बात है, आपने सबसे पहले वाशिंगटन जाना है, हाथ जोड़ने, वहाँ से कर्जा लाना, ये मुल्क चलाना। मुझे बताएं क्या फ़र्क है? इमरान क्या कोई फ़र्क पड़ा है? जब इमरान 2018 में आया क्या फ़र्क था? यही IMF था, असल उम्र से शुरू हुआ। अब फिर क्या हुआ? सबसे पहले मुफ्ता कहाँ गया है? वही अपना वज़ीर ख़ारजा किधर गया? सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की है? वहाँ से पैसे मिले 8 बिलियन, चेहरा मुस्कुरा गया। यही पाकिस्तान की कहानी है, यहाँ से आप निकलते नहीं। मुफ्ता इस्माइल साहब एक सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं, और मतलब है कि वो ये जो इस वक्त जो राज निज़ाम है वो उस पर खुली तौर पर उनका। मैं मियाँ आतिफ को यहाँ पे कोट करूँगा। खान साहब ने ना जब कंटेनर पे थे बड़ा उसका जिक्र करते थे, बड़ा नॉन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिका में है, पाकिस्तानी अपना। उसका कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान कर्जे ले रहा है पूरी दुनिया से, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो नॉन डेवलपमेंटल है। ये वो कर्जे हैं जिससे ये रियासत चलाते हैं, तनख्वाहें देते हैं, इससे करते कुरते कुछ भी नहीं है, प्रोड्यूस कुछ नहीं करते। ये वो बंदा कहता है, इसीलिए सारा बोझ अवाम पे आ जाता है। ये उसका ख्याल है। बहरहाल मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि जब वो कर्जे देते हैं ना, तो वो ये भी बताते हैं आपने खर्च कहाँ करना है। थिंग्स अटैच्ड होती हैं, वो बहुत सारा वो, और वो होता क्या है
कि जो पिछला कर्जा देना है भट्टी साहब वो ही हम कर्ज लेके वापस कर कुछ देते कर्ज वो देते हैं आपको अपना कर्ज वापस लेने के लिए सूद पे। और वो ये कर्जा जो है ना, मैं थोड़ा सा, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं आतिफ साहब, लेकिन मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि कर्जा पॉलिटिकल टूल है जिसके ज़रिए हमारी कौमों को गुलाम बनाया जाता है। 60s में ये पैसे लेके घूमते थे कि यार कुछ सड़कों पर पैसे ले लो। इट इज़ अ मनी दैट यू हैव टू बाय। कर्जा क्या है? मैं महंगी रकम खरीद रहा हूँ ना, फिर मैंने वापस देनी है। और एक और आपको बात बता दूँ, आज एक इस पर एक डेट कमीशन बनाया था, पता नहीं वो किधर गई। आज ये कर्जा कई दफ़ा हम अदा कर चुके हैं। वो लोग कहते हैं IMF को बड़ा थोड़ा सा, ये खान साहब का बड़ा क्लेम था, खान साहब का बड़ा क्लेम था कि मैं 70 साल के सारे कर्जे बताऊँ। भट्टी साहब आई अपोलोजाइज, आपने बड़ी बात प्यारी की थी कि डीजल ना मिलने से जो किसान पे, और ये कटाई का सीज़न है, इसका जो असर आ रहा है, मैं आपकी बात काट दी थी। आई अपोलोजाइज, आप क्या बात कर रहे थे? डीजल ना मिलने से किसान की क्या मुश्किलात है? मलक साहब, किसान रुल जाएगा, मैं और आप हो जाएंगे ना बिजली अफोर्ड कर सकेंगे। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मेरा मौक़िफ़ ये है, हाकिमों के बदलने से अवाम की नहीं बदलती जब तक आप में से आपका लीडर ना आएगा, आपके लिए ना आएगा, आपके ज़रिए ना आएगा। हर हाकिम आपको लूटता रहेगा। मुझे छोटी सी क्लोजिंग भी करनी है और ये बताऊं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है नाज़रीन, तो ये बिक जाएगा, ये बिक चुका है। $43 बिलियन का एलन मस्क ने खरीदा है। अब देखिए, हम $2-2, $3-3 के लिए धक्के खा रहे होते हैं यहाँ पे, और इतने खूबसूरत मुल्क हैं, बेपनाह मादनियात हैं, बेशुमार आला तरीन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। इसके बावजूद हमारी कुछ ना कुछ तो निज़ाम में ख़राबी है। कि ये श्रीलंका जिसकी 90% लिटरेसी रेट है, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल इशूज़ हमारे साथ। मैं यही कह रहा हूँ, ये तब्दील करने पड़ेंगे, वरना इन लोगों के पॉलिटिकल पार्टी के आने जाने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फिर अवाम को कहीं और रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।